नमस्कार दोस्तों। सीबीडीटी ने रिसेंटली कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस इशू की हैं जो दो चीजों को क्लेरिफाई कर रही हैं। सबसे पहली तो इस बार की जो असेसमेंट और रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स होने वाली हैं उसके अंदर वो कौन सी रिटर्न्स होंगी जिनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंपल्सरीली चूज करेगा असेसमेंट और रीअसेसमेंट के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि उन रिटर्न्स की जो असेसमेंट होगी वो किसके द्वारा की जाएगी। क्या वो आपके ज्यूरिडिक्शनल एओ के द्वारा की जाएगी, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के द्वारा की जाएगी, या फिर जो आपका सेंट्रल चार्ज है वहां पर उन रिटर्न्स को भेजा जाएगा स्क्रूटनी के लिए। तो दोस्तों लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो ऑनलाइन प्रोसीजर शुरू हुआ इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, इसका बैकग्राउंड क्या है। फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने पहली बार फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2019 को लॉन्च किया, जिसके अकॉर्डिंग एक नेशनल ई असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जो डायरेक्टली असेसी से कम्युनिकेट करेगा, ना कि जो अभी ट्रेडिशनली ज्यूरिडिक्शनल एओ से कम्युनिकेशन होता था वो। और जितनी भी असेसमेंट्स की जाएंगी वो रीजनल ई असेसमेंट सेंटर के द्वारा की जाएंगी। जितनी डिटेल्स नेशनल ई असेसमेंट सेंटर एनईएसी एसएससी से मांगेगा, एसएससी एनईएसी को प्रोवाइड कराएगा और वहां से वो डिटेल्स डिफरेंट रीजनल सेंटर्स में जाएंगी जहां उनकी असेसमेंट की जाएगी। इस स्कीम के अंडर 8 रीजनल असेसमेंट सेंटर्स को बनाया गया और इनिशियली जो स्क्रूटनी असेसमेंट होती है सिर्फ उसको इस दायरे में लाया गया। इसका मतलब जो सर्च एंड सीजर के केसेस हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन है, या जो इनकम एस्केप असेसमेंट होती है 147 के अंदर, वो इसका पार्ट नहीं था। 2020 के अंदर अभी 13 अगस्त को फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2020 को लाया गया, जिसके अंदर दो मेजर चेंजेस क्या किए गए। जो 8 रीजनल असेसमेंट सेंटर्स थे उनकी जो संख्या है वो बढ़ाकर 30 कर दी गई, और दूसरा जो 147 की इनकम एस्केप्ड असेसमेंट है उसको भी फेसलेस असेसमेंट स्कीम के अंडर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब ये सारी चीजें हो गई, डिपार्टमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो रहे, स्ट्रक्चरल चेंजेस अभी भी हो रहे हैं, और इसी प्रोसेस में इन गाइडलाइंस को लाया गया है जो कि टैक्स पेयर और टैक्स प्रोफेशनल्स को एक अच्छी क्लैरिटी प्रोवाइड करती है कि आने वाली जो असेसमेंट्स हैं वो किस तरह होने वाली हैं। तो सबसे पहले अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल है उन सारी असेसमेंट्स के लिए जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में होंगी। बेसिकली जितने भी केसेस, जितनी भी असेसमेंट्स होने वाली हैं उन सबको 5 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी रखी गई है उन सारी असेसमेंट्स की, उन सारी एसएससीज की जिनके ऊपर सर्वे किया गया है अंडर सेक्शन 133A डिपार्टमेंट के द्वारा, और उस सर्वे के बाद असेसमेंट होनी है। दूसरी कैटेगरी में जो रखा गया है सर्च एंड सीजर के केसेस हैं। तीसरी कैटेगरी है उन एसएससीज के लिए जिनको डिपार्टमेंट ने 142(1) का नोटिस भेजा है। डिपार्टमेंट क्या करता है, अगर किसी एसएससी से कोई इंफॉर्मेशन मंगानी होती है तो डिपार्टमेंट के पास पावर है सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 में कि उनको नोटिस भेज के डिटेल्स मंगा सकता है। तो उन सारे एसएससीज को कैटेगरी नंबर 3 में रखा गया है। कैटेगरी 4 में आती है जिनके अंदर 148 में असेसमेंट होनी है, और जो लास्ट कैटेगरी है वो रखी गई है नंबर 5 उन एसएससीज के लिए जिनको हम चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट सोसाइटीज एनजीओ कह सकते हैं, जिनका 12A में या 1023CA में रजिस्ट्रेशन है, या रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, प्रोसेस में है, या रजिस्ट्रेशन लिया था बट अब वो डिनाई कर दिया गया है इनकम टैक्स के द्वारा। तो आइए अब एक एक करके इन कैटेगरीज को समझते हैं, जानते हैं कि कौन से वो एसएससीज हैं जिनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंपल्सरीली स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट करेगा। पहली कैटेगरी आती है उन एसएससीज की जिनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे किया है। सर्वे के अंदर इनकम टैक्स ऑफिशियल्स आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पे आते हैं, वो आपकी बुक्स चेक करेंगे, आपका स्टॉक टैली करते हैं, और अगर उन्हें बुक्स में, स्टॉक में या सेल परचेज में कोई मिसमैच मिलता है तो वो आपकी बुक्स को भी इंपाउंड कर सकते हैं। अब गाइडलाइंस क्या कहती हैं हमारी कि वो एसएससीज जो
दो कंडीशंस को फुलफिल करते हैं उनके केसेस को कंपल्सरी स्क्रूटनी में नहीं रखा जाएगा। वो दो कंडीशंस कौन सी हैं? सबसे पहले तो जो आपकी बुक्स हैं वो प्रॉपर हैं और उसमें कोई भी मिसमैच वगैरह नहीं मिला है। दूसरा, आपकी जो रिटर्न इनकम है करंट ईयर की, वो पिछले साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो कंपल्सरी सिलेक्शन में आपके केस को नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो जिन केसेस में सर्वे हुआ है उनका स्क्रूटनी में कंपल्सरी सिलेक्शन होना ही होना है केसेस का। अब जानते हैं कि जो कंपल्सरीली सिलेक्शन हो गया स्क्रूटनी में, उनकी असेसमेंट किसके द्वारा की जाएगी। तो देखिए यहां दो कंडीशन दी गई हैं। अगर जो सर्वे टीम है उन्होंने कुछ मटेरियल या बुक्स या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ इंपाउंड करके ले गए हैं, उस केस में क्या है, 143(2) का जो नोटिस है वो तो ज्यूरिडिक्शनल एओ एसएससी को इशू करेगा और उस नोटिस को इशू करने के बाद विद इन 15 डेज जो एसएससी का केस है वो सेंट्रल चार्ज में भेज दिया जाएगा, जिसको सेंट्रल सर्कल भी बोला जाता है। और सेंट्रल सर्कल के द्वारा ही जो एसएससी की स्क्रूटनी है वो की जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो स्क्रूटनी है वो सेंट्रल सर्कल के द्वारा होगी, एनईएसी के थ्रू नहीं होगी। दूसरी कैटेगरी, मान लेते हैं कि सर्वे टीम कुछ बुक्स वगैरह अपना इंपाउंड करके अपने साथ नहीं ले गई है। उस केस में क्या होगा, अगेन ज्यूरिडिक्शनल जो एओ है 143(2) का नोटिस तो वही भेजेंगे, लेकिन इस केस में जो स्क्रूटनी होगी वो एनईएसी के द्वारा की जाएगी। सेकंड पॉइंट आता है, जो हमारी सेकंड कैटेगरी है वो है सर्च एंड सीजर के केस में। देखिए जो हमारी फेसलेस असेसमेंट की स्कीम है उसके अंदर सर्च एंड सीजर के केसेस को अलग रखा गया है। तो इन सारे केसेस के अंदर जो स्क्रूटनी है वो सेंट्रल सर्कल के द्वारा ही की जाएगी और एनईएसी का इसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि वो केसेस इसकी स्कीम से बाहर है। अब थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। थर्ड कैटेगरी में उन केसेस को रखा गया है जिनके अंदर डिपार्टमेंट ने 142(1) का नोटिस भेजा है एसएससी को कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और 148 के जो असेसमेंट होनी है उन्हें फोर्थ कैटेगरी में रखा गया है। दोनों कैटेगरी के अंदर 3 सब कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहला जो सब कैटेगरी है उसके अंदर वो केसेस हैं, वो एसएससीज हैं जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की गई है। तो जिन एसएससीज ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है उनको कंपल्सरीली सिलेक्ट किया जाएगा स्क्रूटनी के लिए और एनईएसी के द्वारा उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। जो सेकंड सब कैटेगरी है वो उन एसएससीज के लिए है जिनको कुछ इनकम टैक्स के पास कोई इंफॉर्मेशन आई है, एआईआर के थ्रू आई है, तो उनसे डिटेल्स मंगाई गई हैं और उन एसएससीज ने अगर डिटेल्स प्रोवाइड भी करा दी तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो कंपल्सरी सिलेक्शन है, उनको कास्ट के अंदर रखा जाएगा और कास्ट के थ्रू उन केसेस को सिलेक्ट किया जाएगा। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ केसेस जो स्क्रूटनी है वो एनईएसी के द्वारा ही की जाएगी। और जो तीसरी सब कैटेगरी है उसके अंदर वो केसेस आएंगे जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेशन विंग से कोई इंफॉर्मेशन मिली है या दूसरी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वहां से इंफॉर्मेशन आई है, लाइक सेबी, कोई बेनामी प्रॉपर्टीज से, बेनामी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन आई है, कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन है, उसके थ्रू अगर कोई केस आता है, कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उन केसेस को भी कंपल्सरीली स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा और इस केस में भी जो स्क्रूटनी है वो एनईएसी के द्वारा की जाएगी। अब फिफ्थ कैटेगरी के अंदर वो एसएससीज आते हैं जिन्होंने 12A के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है या पहले कभी रजिस्ट्रेशन लिया था बट किसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको कैंसिल कर दिया है। लेकिन वो एसएससी क्या कर रहे हैं, अभी भी जो अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं उसके अंदर सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन को क्लेम कर रहे हैं। अब देखिए अगर 12A में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सेक्शन 11 की जो एग्जेम्पशन है वो एसएससी क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई एसएससी सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा है तो वो सारे एसएससीज को कंपल्सरी स्क्रूटनी में रखा गया है, उन सबकी कंपल्सरी स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी कौन करेगा, अगेन जो ज्यूरिडिक्शनल एओ है वो 143(2) का नोटिस भेजेगा और उसके बाद जो उनकी स्क्रूटनी है वो एनईएसी के द्वारा की जाएगी।
तो देखिए, अगर इन सारे पांचों कैटेगरीज को सम अप किया जाए तो सर्वे में वो केसेस जिसमें कोई मटेरियल इंपाउंड हुआ है वो सेंट्रल चार्ज में रहेगा, और जो सर्च एंड सीजर के केसेस हैं वो सेंट्रल चार्ज में रहेंगे। उसके अलावा सारे असेसमेंट और रीअसेसमेंट्स के अंदर जो असेसमेंट की जाएगी वो एनईएसी के द्वारा की जाएगी। जो सीबीडीटी ने टाइम लिमिट दी है डिपार्टमेंट को 30 सितंबर तक दी है। जो भी नोटिस वगैरह इशू होने हैं वो 30 सितंबर तक हो जाने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, आप इसको औरों के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई अगर आपके कमेंट्स हैं, कोई सुझाव हैं, तो आप हमें मेल आईडी पे भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।